गुजारिश करूंगा, आप लोग जरा स्टेज के पीछे हटिए। मुखर्रिर को बहुत डिस्टर्ब होता तकरीर करने के लिए। यहाँ पर कोई बॉडी बिल्डिंग शो नहीं हो रहा। आप लोग बैठिए अपनी जगह पर, बैठिए, पूरा बैठ जाइए, पूरे लोग बैठो। बाबू आज झुक जाओ। बहरहाल आज का जलसा जो आने वाले 5 तारीख को ओखला की आवाम किसको मुंतखब करेगी और आने वाले दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसके ऊपर आज का इंतखाबी जलसे आम है। बहुत ही मुख्तसर सा आपके दरमियान में मैं गुफ्तगू करूँगा। ये दिल्ली असेंबली इलेक्शन की मेरी तीसरी तकरीर है। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद मजलिस बचाओ तहरीक का तर्जुमान हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी 2 मरतबा कारपोरेटर रख चुका है और हाल ही MLA का इलेक्शन मैं भी लड़ा था, लेकिन सिर्फ 700 वोटों से मुझे शिकस्त हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारा हूँ। यही जो हैदराबाद का शैतान जो गलियों में फिर रहा आपके, उसके मुकाबले में हम 30 साल से लड़ रहे हैं। आज आप लोग लड़ रहे हैं, हम 30 साल से लड़ रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है दूसरे भी उम्मीदवार होंगे। एक जो है मुसलमानों का खुला दुश्मन है, एक जो है मुसलमानों का बहरूपिया है। मेरा वर्ड सुनिए, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बहरूपिया है, और एक जो है आपके साथ मकर और फरेब करने वाली पार्टी का उम्मीदवार है। तो सबसे पहले जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि पिछले 50 साल से बीजेपी चाहती है कि ओखला में हमारा उम्मीदवार यहाँ पर जीते, और पिछले 50 साल से अल्लाह ताला ने उनको किसी ना किसी वजह से नाकामयाब करते रहा है। तो ये प्लानिंग जो है पिछले 5-10 साल पहले शुरू हुई। पिछले 5-10 साल पहले ये प्लानिंग चालू हुई कि किस तरीके से अमानतुल्लाह को कमज़ोर किया जाए। यानी जब हुकूमत किसी से दुश्मनी करती है तो पहले उसको उसके कौन साथ है, उसका कौन साथ दे रहा है, उनको मारती। उसके बाद में उसको उसकी ज़राए आमदनी को मारती है। उसके बाद में उसको इस हालत में ला देती कि कोई मुसलमान भी उसकी मदद के लिए नहीं ठहरना। तो यह प्लानिंग जो है 5 साल पहले हमारे मोटा भाई अमित शाह ने शुरू की थी, और अनकरीब उनका जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में मुंह काला हुआ है, ये ओखला की आवाम उनका मुंह काला करके भेजेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरी सियासी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर दिल्ली में 12 सीट लड़ने का ऐलान किए थे। आप लोगों को मालूम होगा कि उनका खुद असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान आया था कि हम 12 सीट लड़ेंगे, लेकिन 2 सीट पे 0 आउट हो गए। अब इसकी वजह क्या है? ये 2 सीट बहुत सेंसिटिव सीट है। ये यहाँ पर जो है जज्बात एहसासात से खेला जा सकता है, और उम्मीदवार को ढूंढे, एक ऐसे उम्मीदवार को ढूंढे कि जो 4 साल से जेल में। अब यहाँ पर सुबह से मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, आप जब निकाल कर देखेंगे सोशल मीडिया में, बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल है, बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स है, बहुत कम ऐसे है जो हक की बात कर रहे हैं, जो अमानतुल्लाह के बारे में कह रहे हैं, उनके काम के बारे में कह रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ये हो रहा है कि जब एक माइक लगा रहा हूं, लाके गौर करिए मैं जो जुमले को बोल रहा हूँ, कि एक 4 आदमी 5 आदमी अगर ठहरे हुए है तो उन्हें जो माइक लगा रहा है, पहला माइक ये बोलकर लगा रहा है उन्हें क्या अमानतुल्लाह इस बार हारेगा या नहीं। आप लोग गौर करें ना बात को, और उसके प्रोफाइल में जाकर चेक करिए, उसका प्रोफाइल क्या है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी का एजेंट है या खुल के बीजेपी का साथी है, चाहे वो यूट्यूबर रहने दीजिए, फेसबुक जर्नलिस्ट रहने दीजिए। अब एक हमारे दरमियान में आ रहा, हमारी ही टोपी दाढ़ी पहन के, उन्हें यह बोल रहा है कि भाई 4 साल शिफाउर रहमान जो है जेल में थे, आप जो है इनकी मदद करिए, इनको वोट दिए तो इनकी बेल हो जाती। आप बताइए कि वोट से कानून चलता क्या वोट से अदालत चलती क्या? बताइए। ऐसा ही जो है आज से कुछ दिन पहले कश्मीर में एक रशीद इंजीनियर बोल के नामी है,
उन्होंने जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़े, कामयाब हो गए। कामयाब हो गया, तकरीबन 1 साल होने के बाद अभी तक उनकी बेल नहीं हुई। तो ये जो लब्बाजों का जुमला है कि अगर उनको हम वोट दे देंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। रशीद इंजीनियर अंदर है। और दूसरी बात, एक अकाली दल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल में रहते हुए इलेक्शन जीता, उन्हें उसको तो हलफ लेने भी नहीं दी ये मोदी की गवर्नमेंट। तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट गया, जाकर ये बोला कि भाई मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ हूं, मुझे जो है ये लोग हलफ लेने तक नहीं दे रहे हैं। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि इसको क्यों हलफ नहीं लेने दे रहे हैं, अभी भी उसकी बेल नहीं हुई। ये जो बात आप लोगों के दिल से, आप लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है कि शफीक, ये जो मजलिस का उम्मीदवार है, उसको अगर बेल मिल जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा। अब रही बात कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद, रहम करो यार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नाता है महरूसीन के ताल्लुक से, तो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले अतीक अहमद और अशरफ अहमद, 2 भाइयों का लाइव एनकाउंटर हुआ था। याद है आप लोगों को? ये एनकाउंटर से 1 साल पहले की स्टोरी सुनिए आप लोग। 1 साल पहले क्या हुआ, असदुद्दीन ओवैसी अचानक अपने एक नुमाइंदे उत्तर प्रदेश में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, उनको उनकी फैमिली में भेजते हैं। उनको ये कहते हैं कि अतीक अहमद अंसारी और अशरफ अहमद को एमआईएम ज्वाइन कर लीजिए, हम उनको बेल पे बाहर लाएंगे। आपको याद है, आप लोग वो जलसा देखे होंगे, यूट्यूब पे आज भी है। एक 200 गाड़ियों के जुलूस में असदुद्दीन ओवैसी को अतीक अंसारी के घर तक लेकर गए। तो घर में बैठे चाय पिए, ड्राई फ्रूट खाए। फिर एक जलसा भी हुआ। अतीक अहमद की अहलिया को स्टेज पे लाकर जेल से एक लेटर लाके पढ़ाए थे, याद है आपको? असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए थे। चलिए, हो गया। उसके बाद में अतीक अहमद अंसारी की अहलिया मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे उनकी अहलिया को लड़ाया गया। बाद में उनका लाइव एनकाउंटर हो गया, और आज एनकाउंटर होने के बाद में उनका सारा घर परेशान है, उनकी बीवी परेशान है, उनके बच्चे। पहले एक बेटे का एनकाउंटर हुआ, बाद में 2 भाइयों का एनकाउंटर हुआ। आज बतलाओ क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके घर को गए? आज बतलाओ क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके पास गए? तो ये जो हमदर्दी है ना, ये मगरमच्छ के आंसू है असदुद्दीन ओवैसी के। शिफा उर रहमान के ताल्लुक से जो हमदर्दी बता रही हूँ, कल खुदा ना खास्ता इलेक्शन हो जाएगा, अगर शिफा उर रहमान हार जाएंगे और उसके बाद अगर पुलिस का कोई जुल्म होगा, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इनके मकान पर आएंगे क्या हमदर्दी करने के लिए? वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन कलमे की बुनियाद पे आपका नुमाइंदा जरूर उनके घर जाएगा। आपको याद है कि आसिफ जो साबिका एमएलए थे, पता नहीं उनका कुछ नाम है, जब उनको गिरफ्तार करे थे तो सबसे पहले उनके घर पे जाने वाले का नाम अमानतुल्लाह था नहीं था? बताओ आप, ये किरदार है अमानतुल्लाह के। आज अमानतुल्लाह से बीजेपी क्यों नाराज है, आरएसएस क्यों नाराज है, मोटा भाई क्यों नाराज है भी अमानतुल्लाह से? कि झारखंड में मॉब लिंचिंग होती है, दिल्ली से बहुत दूर झारखंड में, लेकिन अमानतुल्लाह का खून खौलता है कि आज मैं उस पोजीशन पे हूं कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। यहां से अमानतुल्लाह झारखंड जाता है और उस झारखंड में मॉब लिंचिंग होने वाले के परिवार से मुलाकात, 5 लाख रुपए देता है, उसके अफराद खानदान को नौकरी देता है। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग होती है, वहां पर अमानतुल्लाह जाता है। तो आपके पिल्लर को टारगेट कर रहे हैं ये, वो शख्स जो हिम्मत से आपके लिए ठहर रहा है, वो शख्स जो बुलडोजर के सामने अपने सीने को पेश कर रहा है, वो शख्स जो जब जामे मिलिया, आज जामे मिलिया फेटर्निटी का, आज मैं कुछ लोगों से बात किया तो बोले नहीं भाई वो शिफा हमारे सदर है, हम उनका काम करेंगे। तो मैं बोला भाई कि 1,70,000 वोट कुछ है शायद, में यानी पोलिंग जो होती है 1,70,000 वोट की, पोलिंग जो होती है 1,70,000 से 80,000 की पोलिंग होती। अमानतुल्लाह कम से कम 1,20,000 वोट ले रहे हैं। 20,000 से 25,000 वोट अमानतुल्लाह साहब लेंगे। आप बताइए, मैं बोला कि पूरी जामे मिलिया फेटर्निटी अगर मिलके ये लोग जज्बाती गाने गा रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। वो एक लेडी का मैं आज वीडियो देखा कि हम ठहरे थे, हम ठहरे रहेंगे। अरे ठहरो बाबा, कौन नको बोल रहे हैं आपको ठहरो बोल के? हम भी ठहरे थे। ये एनआरसी का जब एजिटेशन, असदुद्दीन ओवैसी की मक्कारी सुनिए आप। जब हैदराबाद में
तेलंगाना में एनआरसी का एजिटेशन हुआ था। आप लोग शायद सोशल मीडिया के जरिए देखे होंगे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एहतजाज हैदराबाद में हुआ था। 1 मिलियन मार्च जो हमारे मुश्ताक मलिक साहब और मैं अमजदुल्ला खान साहब निकाले थे, तो 140 केसेस बुक करे। ये जो वहां पर की बीआरएस सरकार है, बीआरएस सरकार भी साथ में थे। असद एमआईएम पार्टी और बीआरएस आप इत्तेहाद में, हुकूमत में साथ में है। साथ में रहने के बावजूद जब मुसलमान एहतजाज कर रहा है तो उसके ऊपर 140 केसेस बुक हुए। कैसा 140 केसेस बुक हुए? एक महल्ले से लड़के निकल रहे जुलूस लेके 1 मिलियन मार्च में आने के लिए, वहां के पुलिस कैमरे से उनके फोटोज लेके, उनके गाड़ियों के नंबरात निकाल के उनके ऊपर केसेस, और हर केस में ऑर्गेनाइजर को A1 A2 A3। तो आप बतलाइए, ये असदुद्दीन ओवैसी हुकूमत में पार्टनर है इन्हों वहां पर बीआरएस गवर्नमेंट में। जब 140 केसेस हमारे पे हुए तो जब इन्हों जबान नहीं खोले। ये इमरान प्रतापगढ़ी, जब अभी मैं समझ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने थे शायद, उन्होंने हैदराबाद आए थे, उनका जलसा कैंसिल कराए कुली कुतुब शाह ग्राउंड में। जलसा कैंसिल कराए तो हम लोग हाईकोर्ट जाके ऑर्डर लाए। 10:03 तक जलसा चला, तो टाइम लिमिट क्रॉस करे बोल के इमरान प्रतापगढ़ी पे और जलसे के ऑर्गेनाइजर ख्वाजा बिलाल पे और सैयद सलीम पे केस बुक करे। आज 4 साल से वो लोग कोर्ट को फिर रहे हैं। तो ये जो इनकी हमदर्दी है ना, ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक है। तो मेरा बोलने का मतलब था कि और एक चीज आप लोग देखे होंगे, इनके एक समधी हुआ करते थे, असदुद्दीन ओवैसी के एक समधी थे जिसका नाम था डॉक्टर मजहर। गौर से सुनिए मुसलमानों, उकला के जज्बाती नौजवानों से मेरी मुखातिब है, उकला के बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है, ये जुमले को गौर से सुनिए। डॉक्टर मजहर नामी एक शख्स था हैदराबाद में, मशहूर डॉक्टर था वो मशहूर डॉक्टर बाद में रिश्ता हुआ। पहले इनके दक्कन मेडिकल कॉलेज में 30 साल सर्विस करा। कितने साल? 30 साल सर्विस करा। उसके बाद में उन्हें समधी बना असदुद्दीन ओवैसी की लड़की को, इनके लड़के को शादी करे। वो डॉक्टर मजहर एक दिन अचानक अपने आप को गोली मार लिया। आज उसकी बेवा जो है 500 करोड़ की जायदाद की मालिक है। वो रोड पे दर दर भटक रही और बाद आफ्ता वीडियो में आकर उन्हें चैनलों के सामने, प्रेस रिपोर्टरों के सामने खुले अल्फाज में बोल रही कि मेरे शोहर की सुसाइड नहीं है, कत्ल किया गया और मेरे जायदादों को खत्म किया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा राज है। जो शख्स अपनी समधन को अगर इंसाफ नहीं दिला सक रहा, आप बतलाइए कि वो शख्स क्या कर सकता है? बताइए। तो आप बताइए कि वो शख्स जो है, आप दूसरे लोगों को कैसा इंसाफ दिला सकता? बताइए। हमारे यहाँ पर एक मौलाना नसीरुद्दीन थे। मौलाना नसीरुद्दीन आंध्रा और तेलंगाना की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके कई रिश्तेदारियां दिल्ली में है, बाटला हाउस के गली में उनका मकान है। तो मौलाना नसीरुद्दीन को, अरे भाई आप बोले एनआरसी के केसेस में लोग आ गए। गुजरात में जब फिसादात हुए, हमारे हैदराबाद के कई लड़कों को लेके गए गुजरात में, सैदाबाद के, अकबरबाग के, मुसराबाद के। गुजरात की पुलिस आके हैदराबाद के बच्चों को लेकर जाके 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से जेलों में पड़े रहे थे वो लोग। कभी असदुद्दीन ओवैसी उनके मकान पे नहीं गए, कभी असदुद्दीन ओवैसी को लीगल हेल्प नहीं दिए, कभी असदुद्दीन कुछ नहीं किए। ये मौलाना नसीरुद्दीन, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, 5 साल जेल में रहे वो, साबरमती जेल में। 5 साल साबरमती जेल में। उसके 1 साल के बाद में उनके 2 बेटे यासिर और एक कोई बच्चे का नाम है, उनको गिरफ्तार करी गुजरात की पुलिस। ग्रेटर के मौलाना को डाला गया कि इनके तकारीर सुन के जो है वहां पर गुजरात में फिसादात हुए। एक बाप 2 बेटों को एक जेल में 5 साल रखा गया। ना बाप को बेटे से मिलने दिया गया, ना बेटे को बाप से मिलने दिया गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा, उनके हल्के के लोग हैं ये, लेकिन जाकर कभी हमदर्दी नहीं करे। ये जो तेलंगाना में गवर्नमेंट आई 9 साल पहले बीआरएस की, आप सुने कभी जुडिशियल कस्टडी में इनकाउंटर होता बोल के सुने आप लोग? कभी हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। जुडिशियल कस्टडी के मायने के मुलजिम जो है
जज की तहवील में है और 5 लड़कों को